हाय स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं हम लोग नया चैप्टर जो कि है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट है इस चैप्टर से आपका जो है जेनेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो डॉबरेनियर ट्रिक था और जो डेवलपमेंट है लॉदरमेयर है, ऑक्टेव है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंसेप्ट था, ठीक है, हेनरी मोजले का कंसेप्ट था। ये सब चीजें वैसे तो सॉरी जो है यहाँ तक जो चीजें आपकी हैं मेंडलीव तक की जो चीजें थी वो इस साल के कोर्स से हटा दी गई हैं, लेकिन आपको मैं जनरल वे में आपको ये सब चीजें मैं फिर भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा मोटा मोटा हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे ताकि हमें आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बेटा, तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि एलिमेंट क्लासिफिकेशन की रिक्वायर्ड क्यों है, क्यों एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि टाइम टू टाइम नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या हो रहे थे, बढ़ना शुरू कर दिए थे। इसलिए जो है एलिमेंट पे स्टडी करना डिफिकल्ट होता जा रहा था। तो इसलिए साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, सिंपल स्टडी ऑफ एलिमेंट यानी कि एलिमेंट्स को सही से बहुत आसानी से समझा जा सके, इसके लिए नए नए जो है लॉ लेके आ रहे थे। इसमें से सबसे पहला जो लॉ था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए लेके आए थे वो थे डॉबरेनियर। डॉबरेनियर ने एक अपना ट्राइड्स लॉ दिया था, ट्राइड्स दिया था। इसमें इन्होंने थ्री एलिमेंट्स को एक साथ रखा और इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होंगे उनका जो मास होगा, उस मास का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो मिडल वाले एलिमेंट के बराबर आएगा और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी बाकी के दो अदर एलिमेंट्स के सिमिलर होगी। लेकिन ये वर्क जो था ये कुछ ही एलिमेंट तक वैलिड था, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद जो है 1862 में जो है डी चैन कॉर्टीज आते हैं, इन्होंने एलिमेंट्स को उसके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं इन पीरियोडिक इस समझाने के लिए कि जो है वेट है होता है किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करता है। और इन्होंने इसके लिए एक सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक है, लेकिन उसको उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर 1865 में ऑक्टेव आते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव लेकर आते हैं। 1865 में न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेव लॉ दिया। न्यूलैंड्स ने भी एटम को जो है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ठीक है, लेकिन और इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और साथ में इन्होंने ये बताया कि जो है कि हर 8वां एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट वाले एलिमेंट के। तो इसलिए इस रूल का नाम रखा गया ऑक्टेव लॉ, ठीक है। लेकिन ये लॉ सही से काम जो कर रहा था वो सिर्फ कैल्शियम तक काम कर रहा था, कैल्शियम के बाद एक काम नहीं कर रहा था, उसके बाद ये लॉ भी हटा दिया गया। फिर 1868 में एक फिर से लॉ आता है जिसका नाम है लॉदर मेयर्स ने अपना एक पीरियोडिक लॉ डेवलप किया। लॉदर मेयर ने क्या किया, 1608 में जो है बताया, इन्होंने एक प्लॉट बनाया, ग्राफ बनाना शुरू किया इन्होंने, और ये ग्राफ इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट और जो है बॉइलिंग पॉइंट का एटॉमिक मास के अगेंस्ट जो है ग्राफ बनाना शुरू किया। कह रहा है कि इन्होंने, और ये बात याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा उस समय का जो है डेवलपमेंट था कि ये लॉ समझ लीजिए कि 1868 में भले ही दिया गया था, काफी फेमस भले ही ना हो, लेकिन ये जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिख रहा है, ये लॉ इस टेबल को उसी समय रिसेंबल कर रहा था, ठीक है। कह रहा बट वर्क वाज नॉट पब्लिश टू द आफ्टर द वर्क ऑफ डिमिट्री मेंडलीव, लेकिन इनके काम को जो है मेंडलीव के रिसर्च आने के पहले तक जो है इसको लोगों के बीच में नहीं लाया गया। इसका मतलब इनके साथ धोखा किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो है जब मेंडलीव आए, मेंडलीव ने 1869 में जो है डिमिट्री मेंडलीव ने अपना एक लॉ बनाया, टेबल बनाया। इस टेबल में इन्होंने पीरियोडिक सिस्टम ऑफ द एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल का जो पूरा सिस्टम था वो ग्रुप और सीरीज में डिवाइड किया। इन्होंने एलिमेंट्स को जो है ग्रुप और सीरीज वाला सिस्टम बनाया। पीरियोडिक सिस्टम जो था इनका वो ग्रुप और सीरीज का था। अब इन्होंने अपना इसके लिए एक लॉ दिया, और लॉ देने वाले ये पहले साइंटिस्ट बने। इन्होंने लॉ दिया कि किसी भी एलिमेंट का फिजिकल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, यानी किसी भी एलिमेंट्स का फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी वो उसके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने दिया, पीरियोडिक लॉ दिया था, पीरियोडिक लॉ याद रखिएगा, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। उसके साथ साथ इनका जो पीरियोडिक टेबल था, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल डेवलप किया था ये 1905 में पब्लिश किया गया था। और सुनिए, कह रहा है अरेंज द एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो। इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया था, एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हॉरिजॉन्टल रो, उस हॉरिजॉन्टल रो को उन्होंने क्या नाम दिया था, सीरीज दिया था। हॉरिजॉन्टल रो मतलब इस तरह से,
एलिमेंट को अरेंज किया था। कह रहा है इन वर्टिकल कॉलम, और साथ में वर्टिकल कॉलम, तो जो हॉरिजॉन्टल रो था ये उसको सीरीज नाम दिया था इन्होंने, और जो वर्टिकल कॉलम था उसको ग्रुप नाम दिया था। तो ग्रुप कैसे होते थे, इस तरह से, हॉरिजॉन्टल रो इस तरह से होता था। ठीक है, कह रहा है कि ऑर्डर इंक्रीजिंग द वेट, और ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इस रो में एलिमेंट्स को मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। कह रहा है एटम विद द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड एट द सेम ग्रुप, और इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं उनको इन्होंने एक साथ ग्रुप में रखा, एक ही ग्रुप में रखा। और एक बात और, इन्होंने खुद अपने लॉ को इग्नोर कर दिया इसके लिए कि टू ऑर्डर द एटॉमिक वेट प्लेस द एलिमेंट टू द विद द सिमिलर प्रॉपर्टी। इन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये प्रायोरिटी दी कि भैया पहला प्रायोरिटी ये है कि एलिमेंट जो एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं वो अपने सेम ग्रुप में होने चाहिए, चाहे भले जो है मास ऑर्डर फॉलो ना हो पाए, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। सेम ग्रुप में जो एलिमेंट है वो उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए। अब देखिए इसका आप एग्जांपल भी देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, कि आप देखेंगे पीरियोडिक मेंडलीव जो पीरियोडिक, इन्होंने सोचिए आयोडीन जिसका एटॉमिक मास 126.9 था, जो कि लोअर मास था किसके, टेलुरियम के। ठीक है, लेकिन इन्होंने किया क्या, सोचिए आयोडीन का मास कम था लेकिन इसको इन्होंने आयोडीन को 7th ग्रुप में रख दिया, और टेलुरियम जिसका मास ज्यादा था उसको 6th ग्रुप में रख दिया, जबकि मास ज्यादा वाले को बड़े वाले ग्रुप में और कम मास वाले को छोटे वाले ग्रुप में रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि दरअसल जो आयोडीन है उसकी प्रॉपर्टी, जो आयोडीन है उसकी प्रॉपर्टी 7th ग्रुप के एलिमेंट से मिलती है और टेलुरियम की प्रॉपर्टी 6th ग्रुप के एलिमेंट से मिलती है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि मेंडलीव जी ने भले ही अपना जो लॉ दिया था पीरियोडिक लॉ, मास पे दिया था, वेट पे दिया था, लेकिन जहां पे प्रॉपर्टी की बात आ रही थी इन्होंने अपने लॉ को ही चैलेंज कर दिया था। कह रहा है लेफ्ट द सेवरल गैप अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, एक और भी इनका फीचर्स है, इन्होंने क्या किया था, काफी एलिमेंट जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे इन्होंने उनके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ रखा था, और उन्होंने उसका नाम भी दे दिया था, उसकी प्रॉपर्टी भी बता दिया था। जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनका जो भी मेजरमेंट, जो भी वैल्यू इन्होंने बताई थी वो काफी एक्यूरेट और लगभग जो है प्रिसाइज वैल्यू आ रही थी उसके आसपास जो है। इन्होंने कुछ गैप छोड़ रखा था एल्यूमिनियम के बीच में, अंडर एल्यूमिनियम गैप जो था उसका नाम इन्होंने एका एल्यूमिनियम रखा। बाद में जब इस एलिमेंट की डिस्कवरी हुई तो इसका नाम गैलियम पड़ा। और कुछ गैप जो है, एक गैप इन्होंने जो है सिलिकॉन के बीच में रखा था जिसका नाम इन्होंने रख दिया था ईका सिलिकॉन, और ये एलिमेंट जब डिस्कवर हुआ तो ये जर्मेनियम के नाम से पड़ा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से भी पता थी और आपके सिलेबस में भले ही ना हो, लेकिन मैंने आपको जो है मोटे मोटे तौर पे इसको आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। ठीक है, अब देखिए भैया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था क्या था समझिए पहले। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लाने के पहले हेनरी मोजले जो थे 1913 में, इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे एक्सपेरिमेंट। और एक्सरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ किसके बीच बनाया था, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में इन्होंने ग्राफ बनाया। और जो ग्राफ इन्होंने प्लॉट किया भैया वो किसके बीच में किया था, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। और ये जो ग्राफ बना था वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। अब आपको ग्राफ से समझ में आ चुका होगा, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मोजले जी कहना चाहते हैं, है ना। एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे, ही शो दैट द एटॉमिक नंबर इज द फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इससे ये पता चलता है कि इनके इस ग्राफ से समझ में आता है कि इसका मतलब जो किसी भी एलिमेंट का जो मेन प्रॉपर्टी, जो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक नंबर पे, ना कि अकॉर्डिंग टू जो मेंडलीफ ने बोला था उसके मास पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या कर दिया इन्होंने, क्योंकि मेंडलीफ ने तो बोला था जो एटॉमिक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है तो मास पे डिपेंड करती है, जबकि मोजले बता रहे हैं कि नंबर पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, मेंडलीफ के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाइड कर दिया, मॉडिफाइड द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इन्होंने मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाइड कर दिया और उसका नाम दे दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखिए, अब इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में सब कुछ वही था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर कर दिया। जहां पे एटॉमिक वेट लिखा हुआ था वहां पे एटॉमिक नंबर कर दिया। अब आगे समझिए, कह रहा है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। बस हो गया। अब देखिए भैया, द मॉडर्न वर्जन जो आपका नया वाला पीरियोडिक टेबल है इसे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब जरा समझिए भैया, इसमें इस जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर आप देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल रो बना था जिसको मेंडलीफ ने
सीरीज नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सीरीज नाम दिया था। उससे इन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे हम लोग पीरियड कहते हैं। और ऐसे ही आपका वर्टिकल कॉलम जो था, जो वर्टिकल कॉलम था जिसे मेंडलीफ ने ग्रुप नाम दिया था, उसको हम लोग ग्रुप आज भी कहते हैं और साथ में फैमिली भी कह सकते हैं कि वो फैमिली है, ग्रुप या फैमिली कहते हैं। अब उसके साथ साथ देखिए आगे कह रहा है एलिमेंट हैविंग द सिमिलर आउटर टॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि जो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, लास्ट वाला जो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, वो एलिमेंट एक ही ग्रुप में अरेंज किए जाते हैं। अब जैसे मैं आपको समझा दूं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिथियम लिख रखा है और यहाँ पे सोडियम लिख रखा है। अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 और 2s1 होगा, और सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 3s1। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका है कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3s1, और इसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2s1। तो इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, तो दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सिमिलर है। इसका मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाना चाहिए। अब आप पीरियोडिक टेबल उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे जो लिथियम और सोडियम है, इन दोनों को सेम ग्रुप में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। जिसका मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाते समय जो है एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान में रखा गया है। अब देखिए भैया, अब हम लोग पीरियोडिक टेबल के आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। अब पीरियोडिक टेबल को अगर जरा उठा के आप देखिए अपने एनसीईआरटी में जो बुक में पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है, अगर पीरियोडिक टेबल को उठा के देखेंगे बेटा तो आप देखेंगे कि आपका जो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर है वो दो तरह से लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे आपका देखिए ऐसे, देखिए आप इस तरह से भी लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है सर, 1 2 न्यूमरल फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये जो आपका नोटेशन है, जो नोटेशन है फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, फर्स्ट बी से लेकर के 7 बी, और जो है 8 और 0 जो नोटेशन है ये आपका जो है ओल्ड नोटेशन है। क्या है ये सब? ओल्ड नोटेशन है। ये पुराना नोटेशन था जिसे आईपीएससी ने क्या किया है? चेंज करके 1 से लेकर 18 तक नाम दे दिया। क्या दे दिया? 1 से 18, जिसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं इसको फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, 4 बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी, फिर आपका 8 आ जाता है। 8 के बाद आपका आ जाएगा फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, देन 0 ग्रुप आता है। और ये जो मैंने आपको क्रम बोला, ये क्रम 1 से लेकर के 18 तक चलता है। इसी को आईपीएससी ने 1 से 18 तक का न्यूमरल फॉर्म दे दिया, जो कि पहले ओल्ड नोटेशन में क्या था आपका? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए ऐसे करके सब ग्रुप में बनाया गया था। अब जरा समझिए भैया, अब आगे समझिए, कह रहे थे द पीरियड नंबर करस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे आपसे मैं ये बोलूं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था लिथियम, जो लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगरेशन किया था, तो मैंने किया था इसका कॉन्फ़िगरेशन किया था 1s2 और 2s1 किया था बेटा। तो आप देखिए कि इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? देखिए ये 1 है और 2 है, तो 2 यहाँ पे सबसे हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। तो यही जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इसका पीरियड रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो लिथियम एलिमेंट है बेटा, ये एलिमेंट आपका जो है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा। ऐसे में अगर आपसे बात करो सोडियम की बात कर लें, तो सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो आपने किया था 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1 किया था लास्ट में। तो इसका देखेंगे आप हाईएस्ट जो जा रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो 3 जा रहा है। इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। किसका है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या डिसाइड करता है? पीरियड नंबर डिसाइड करता है। तो आप ऐसे कई एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करके उसका पीरियड, उसका ग्रुप चेक करके मुझे कमेंट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा समझिएगा, पीरियोडिक टेबल में कुल 7 पीरियड बने हैं, जिसमें से जो पहला पीरियड है उसके अंदर मात्र 2 एलिमेंट है, लेकिन जो सेकंड पीरियड है उसके अंदर 8 एलिमेंट प्रेजेंट है, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, फिफ्थ में भी 18 एलिमेंट, और सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट है। और आपको एक बात और बता दूं कि जो सिक्स पीरियड है ये पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पीरियड कहलाता है,
क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट है, इससे ज्यादा एलिमेंट किस पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में प्रेजेंट नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और जो 7th पीरियड है आपका, 7th पीरियड जो एलिमेंट है, इसमें अभी एलिमेंट पूरे नहीं हो पाए हैं, पूरे एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, इसलिए इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। ये पीरियड अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। अब आगे समझिए भैया। अब इसके बाद देखिए कि ये याद रखना है आपको कि पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, जो पीरियोडिक टेबल का नक्शा मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए पीरियोडिक टेबल का डिजाइन है इस तरह से कुछ, ये डिजाइन है पीरियोडिक टेबल का। अब देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल में इसके नीचे यहाँ पे भी 2 कॉलम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल रो बनाए गए हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल रो यहाँ पे बने हुए हैं, इसमें आप देखेंगे 14 एलिमेंट्स पुट किए गए हैं हर रो में, हर हॉरिजॉन्टल कॉलम रो में 14 एलिमेंट पुट किए गए हैं। और ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ऑफ द बोथ 6th and 7th पीरियड, जो 6th पीरियड के 14 एलिमेंट और 14 एलिमेंट 7th पीरियड के ये जो है प्लेस किए गए हैं कहां पे, सेपरेटेड पैनल एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के बॉटम में, यानी कि नीचे की साइड में, पीरियोडिक टेबल से अलग नीचे की साइड में जो है आपके 14 एलिमेंट जो है प्लेस किए गए हैं। तो ये मैंने आपको जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक स्केलेटन समझा दिया, इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अब देखिए जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो 100 के बाद आते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है, ठीक है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उनका नेम कैसे लिखा जाता है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है, बात समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। तो देखिए जो 100 एटॉमिक नंबर से जो बड़े एलिमेंट है, वो एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर जो है आईपीएससी ने रिकमेंड किया है, कैसे करना है आपको बता दूं। इसको रिकमेंड आईपीएससी ने है इस नॉमेनक्लेचर को इसको इस तरह से समझाया कि जो एलिमेंट है आपके, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से मोर देन है, क्या करना है आपको, जो नंबर वैल्यू है, न्यूमरल रूट्स है उसका, वो 0 के लिए और 1 से लेके 9 के लिए इन्होंने एक न्यूमरल रूट दिया है। कह रहे हैं द रूट्स ऑफ पुट टुगेदर, और अगर इन रूट्स को आप एक साथ रखेंगे अकॉर्डिंग टू डिजिट या एटॉमिक नंबर्स, और लास्ट में उसके ईएम लगा देंगे, जोड़ देंगे एंड में, तो आपको जो है उसका नाम और उसका दोनों मिल जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि जैसे आपको मान लीजिए किसी का डिजिट लिखा हुआ, जैसे 1, मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 107 लिखा है, तो आप समझिए इसका डिजिट क्या हो गया, एक डिजिट 1 हो गया, एक डिजिट 0 हो गया, डिजिट 7 हो गया। अब इस डिजिट का नाम क्या होगा, तो याद रखिएगा 0 को हम लोग बोलते हैं नील और इसका सिंबल हो जाता है n, और 1 को बोलते हैं अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई और सिंबल टी लिखेंगे, 4 को क्वार्ट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन कहा जाता है। समझिए आप, तो याद रखिएगा नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, ये इनके जो है नेम हो गए, किसके, डिजिट के, समझ में आ गया। और इनका जो सिंबल है वो ही नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए बेटा, अब करना क्या है, जैसे 104 का नॉमेनक्लेचर करना है, तो आपको 104 में जो पहली डिजिट दिख रही है ये वाली, ये डिजिट कौन है, ये है 1। 1 को क्या लिखते हैं, अन, क्या लिखते हैं बेटा, अन लिखते हैं, तो ये लिख दिया, मैंने लिख दिया अन। 0 है उसके बगल में, 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 0 को क्या लिखा जाता है, 0 सॉरी माफ कीजिएगा, 0 क्या लिखा जाता है, नील, यहाँ लिख देते हैं नील। बस याद रखना पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, नील हो गया। और लास्ट में क्या लिखा है, 4 को हम लोग क्या लिखते हैं, क्वार्ट, यहाँ लिख देते हैं क्वार्ट, क्या लिख दिया, क्वार्ट लिख दिया। अब करना क्या था, सब कुछ सारे नंबर्स और डिजिट, एटॉमिक नंबर के सारे डिजिट का नेम लिख दिया, लास्ट में ईएम लगाना था, क्या लगाना था, ईएम, तो यहाँ पे लिख देते हैं ईएम। अब अगर इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अननील क्वाडियम, क्या पढ़ेंगे, अननील क्वाडियम, देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है अननील क्वाडियम। अब देखिए पहला अक्षर क्या था, अन, अन मतलब अन से यू ले लेते हैं, देखिए अन को क्या लिखा जाता है, यू लिखा जाता है, और नील का यन लिखा जाता है, और क्वाडियम का क्यू लिखा जाता है, तो ये सिंबल बन जाता है आपका अननील क्वाडियम का यू एन क्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एटॉमिक नंबर हमें जो है, एटॉमिक नंबर 101 से लेकर के एटॉमिक नंबर 118 तक आप जो है नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करके आप जो है मेरे पास उसका पीडीएफ, ठीक है, आप मुझे होमवर्क में सेंड करोगे, ओके बेटा। इतने आप बाकी टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।